हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों फाइनली हम आखिरी पड़ाव के ऊपर पहुंच चुके हैं, यानी आपके साइंस 2 के लिए ये वीडियो होने वाला है आपके लिए मेरी तरफ से आखिरी वीडियो, जिसमें हम आपके लिए पढ़ाने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी एमसीक्यूज है क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू और बाकी सब चीजें वो सभी एक ही वीडियो के अंदर आपको करा दूंगा। तो टोटल 10 के 10 चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। होपफुली इसी में से आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि यार आप भी फिर भी अपने एंड से जितना हो सके टेक्स्ट बुक के पीछे का टेक्स्ट बुक रीड करना। और इसके पहले हमने कई सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कई सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो भी वीडियो बनाए वो सभी वीडियोस को देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने कंसेप्ट क्लियर किया होगा, लेक्चर्स देखा होगा, तो आपको कोई किसी चीज में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कंसेप्ट का ही खेल होता है पूरा। कहीं से भी क्वेश्चन बनेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपको उस चीज के बारे में आपको पता है, तो आप आंसर लिख पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑल द वीडियोस आर अपलोडेड, तो प्लीज पढ़ाई करते रहो। जो भी समय बचा है, बहुत कम समय बचा है। ऑल द वेरी बेस्ट है मेरी तरफ से सभी बच्चे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग साइंस 2 में भी फोड़ के आओगे, जिस प्रकार बाकी पेपर आपने फोड़ा है। कंटिन्यूअस आपके लिए हार्ड वर्क किया गया है पूरा साल भर। उसके बाद भी पूरे फरवरी मंथ आपके लिए उड़ान बैच लाइव रिवीजन किया गया। उसके बाद जब से आपके फरवरी मार्च में जो पेपर स्टार्ट हुआ है, मराठी से ही पहले दिन से ही कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क किया जा रहा है। तो प्लीज अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। एग्जाम्स के बाद भूल मत जाना, हमारे चैनल JR कॉलेज पे आ जाना। वहाँ पे 11वीं और 12वीं की भी तैयारी हम कराएंगे आपके लिए। पूरा सिलेबस साइंस एंड कॉमर्स सभी चीज़ के लिए अवेलेबल है। प्लीज आते जाना और सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी एमसीक्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले जो कि आप देख पा रहे स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है? ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो एक एक करके देखेंगे, और ये वीडियो को आप 2x की स्पीड से लगा लो या फिर 1.5 की स्पीड से लगा लो, आपके ऊपर। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे, आप अगर हमारे वीडियो देख रहे हो तो आप स्पीड बढ़ा के देखो, जिससे आपका कई ज्यादा समय जो है बचेगा, और उस समय को आप याद करने में, चीजों को बाय हार्ट करने में, ये सब चीज में लगा पाओगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। रेडी हो मेरे साथ? तो आप लोग भी कोशिश करना इन वीडियोस को देख के और इन क्वेश्चंस को देख के सवाल के जवाब देने के लिए, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपका कितना अच्छा प्रिपरेशन हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए टू mRNA। कभी भी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए दिया है और वो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन करता है mRNA को, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि यहां पे आपका इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर हो रहा है, किससे हो रहा है? डीएनए का, मॉलिक्यूल्स का हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? टू mRNA। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। तो करेक्ट आंसर इज ट्रांसक्रिप्शन। याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये सभी चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट द डैश एविडेंस। तो इनिशियल स्टेज पे जो चीजें होती है, तो सबसे पहले क्या चीज बनता है? कनेक्टिंग लिंक तो एकदम लास्ट में आता है। एनाटॉमिकल जो होता है, यानी कि उसका बाहर से शेप कैसा है। एम्ब्रियोलॉजिकल, यानी कि सबसे पहले जब कोई चीज बनती है तो जाइगोट बनती है, फिर एम्ब्रियो बनती है। करेक्ट है, आपको पता होगा। पैलेंटोलॉजिकल मतलब हड्डियों का कंकाल, ठीक है ना, वो भी तो बाद में हो गया। यानी कि सबसे पहले इन सभी में से आएगा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस आ जाएगा इसमें से सबसे पहले। इनिशियल स्टेज को क्या करता है? वो इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, डैश इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है? विजडम टीथ भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, बराबर। विजडम टीथ भी जो है ये भी आपका एक वेस्टिजियल ही ऑर्गन है। आपको पता ही है कि विजडम टीथ आपका क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, ईयर मसल्स, कान के जो मसल्स है ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। बॉडी हेयर भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। हमारे हाथों में, पैरों में बाल होते हैं ना, तो बाल का कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम कोई ऐसे एनिमल नहीं जिसको ठंडी से बचने के लिए बाल है। यहाँ तो यूज फिर भी हो जा रहे हैं, लेकिन ये बॉडी के ऊपर हेयर, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इसका मतलब ऑल द अबव इज माय करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब क्या आएगा? ऑल द अबव। ये सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटीन लोकेटेड इन बोन्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बोन्स का जब भी जिक्र होगा तो ओसीन नाम याद रखना। ओसीन इज द प्रोटीन लोकेटेड इन द बोन्स। याद रहेगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ NADH2? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेट्स, NADH2 इसको बोलते हैं। तो इसमें कौन सा विटामिन नेसेसरी होता है सिंथेसिस करने के लिए? तो वो होता है दोस्तों विटामिन B3। याद रखना, विटामिन B3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द NADH2। ठीक है, डैश सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, इसमें से कौन सा सेल माइटोसिस से डिवाइड होता है? याद रखना, सोमैटिक है, गैमेट्स है, स्टेम है, कि क्या आएगा? तो आपको पता ही है कि आपका जो सोमैटिक सेल होता है उसके अंदर भी माइटोसिस होता है, और आपका जो स्टेम सेल होता है ये भी माइटोसिस होता है। गैमेट्स इज डिफरेंट थिंग, मियोसिस होता है उसमें। ठीक है, तो सोमैटिक एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी, यानी सोमैटिक सेल भी होता है और स्टेम सेल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस। आपको पता है कैरियोकाइनेसिस मतलब द स्टेप ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन। एक होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और एक होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस आपका डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियस में सबसे पहला डिवाइड का जो फेज होता है वो होता है प्रोफेज। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेज। किधर है प्रोफेज?
लिखा है देखो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रोफेस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये सभी मैंने एमसीक्यूज कराए जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाओ। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे बच्चा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं बाजू करता हूं, ठीक है। एक एक करके मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि देखो टोटल 70 से 80 एमसीक्यू है और इसी वीडियो के अंदर पूरा के पूरे चैप्टर्स के एमसीक्यू कवर करना है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहोगे, साथ दोगे तो ही आपको समझेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट भी साथ साथ में समझा के दे रहा हूं जितना भी पॉसिबल हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। चलिए, तो ये हो गया, इसको हम लोग करते हैं मूव। अब मूव करने के लिए मुझे इसको ऐसा मूव करना पड़ेगा। तो हम लोग का कहां तक हो गया था, कैरियोकाइनेसिस का स्टेप हो चुका था। अभी आ गया 8th क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करो। देखो क्या बोल रहा है, डैश इज नॉट ए पार्ट ऑफ माइटोसिस, एनाफेज, डाइप्लाटिन, प्रोफेस और साइटोकाइनेसिस में से माइटोसिस का कौन सा पार्ट नहीं। तो डाइप्लाटिन ये बिल्कुल अलग चीज है और एनाफेज आपको पता है, प्रोफेस पता है, साइटोकाइनेसिस ये सब सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, यानी माइटोटिक सेल माइटोसिस में इन्वॉल्व होता है। इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा डाइप्लाटिन। नेक्स्ट, वी गेट डैश एनर्जी फ्रॉम लिपिड्स। लिपिड्स यानी फैट्स, फैट्स में से 9 कैलोरी पर ग्राम जो है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम आपका एनर्जी निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमंस देयर आर डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मैंने बताया था 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कितने पेयर हो जाएंगे 23। कंफ्यूज मत होना बच्चे, 46 मत लिख के आ जाना। अगर पूछेगा कि डैश नंबर ऑफ प्रेजेंट क्रोमोसोम तो 46 आएगा। पेयर पूछा कितनी जोड़ी प्रेजेंट है तो 23 जोड़ी प्रेजेंट है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। नेक्स्ट, which of the following is not a type of asexual reproduction in multicellular organism। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है इनमें से कौन सा ऐसा जो टाइप नहीं है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मल्टीसेलुलर में। तो फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग और बाइनरी फिजन। तो अगर आप देखोगे ये ऑप्शन है बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन सिर्फ सिंगल सेल में होता है, यानी यूनिसेलुलर में होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाइनरी फिजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है लेकिन ये होता है आपके किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, ये आपके, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। बाकी जो फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग हो गया, ये सभी चीज आपके किसमें होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, याद रखना। नेक्स्ट है, फाइंड द ऑड मैन आउट, स्टिग्मा, एंथर, स्टाइल और ओरी। तो यहां पे अगर आप देखोगे स्टिग्मा, एंथर, स्टाइल और ओरी, तो स्टिग्मा फीमेल का पार्ट है, स्टाइल भी फीमेल का पार्ट है, ओरी तो आप जानते हो फीमेल का पार्ट है, लेकिन एंथर जो है ये एक मेल का पार्ट है, मेल फ्लावर का पार्ट है, दैट इज एंथर। तो ये आपका ऑड मैन आउट आ गया, एंथर। एंथर इज द ऑड मैन आउट, समझ में आ गया। चलो, एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर डैश oocytes इन द ओवरी ऑफ ए फीमेल फीटस। यानी जो फीमेल होती है, ध्यान देना क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर डैश oocytes, मतलब एग्स, कितने एग्स होते हैं ओवरी ऑफ ए फीमेल फीटस के अंदर। तो आपको मैं याद दिला दूं, तो हमने इसको पढ़ाया हुआ है, तो इसका आंसर है 2 to 4 मिलियन, 2 से 4 मिलियन, यानी कि लगभग 20 लाख से लेके 40 लाख, 20 लाख से 40 लाख oocytes एग सेल्स जो है वो ओवरी फीमेल्स के फीटस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश मॉडर्न रेमेडियल टेक्निक इज यूज इफ देयर इज ए प्रॉब्लम इन द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूटेरस। तो क्या मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल है अगर आपके इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो यूटेरस के अंदर अगर कोई दिक्कत है, तो इसको बोलते हैं, ये टेक्निक को बोलते हैं दोस्तों सरोगेसी, जिसमें क्या किया जाता है, किसी और मदर के वंब में इंप्लांट किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सरोगेसी। दिख रहा है लास्ट में लिखा हुआ है छोटा सा, ये आपका सरोगेसी लिखा हुआ है। तो सरोगेसी एक ऐसा मॉडर्न टेक्निक है जिसमें अगर कोई दिक्कत है मदर के अंदर, तो किसी और फीमेल के वंब के अंदर वो प्रोसेस करके इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो करके जो है बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। बहुत सारी केसेस में ऐसा हो रहा है, सरोगेट मदर्स बन रही है। ये सब चीज टॉपिक में पढ़ाया हुआ है मैंने। तो उम्मीद करता हूं ये सारे एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, है कि नहीं। चलो हम आगे बढ़ जाएंगे अगले टाइप के एमसीक्यूज के ऊपर। चलो मूव करते हैं फटाफट। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो वाला, यहां से देखना है। चलो क्या बोल रहा है, इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर्स इन डैश। एम्ब्रियो कहां पे इंस्टॉल होता है, मतलब इंस्टॉल नहीं, मतलब देखो ये तो मोबाइल वाला टर्म यूज कर दिया, इंस्टॉल करना, इंस्टॉल नहीं इंप्लांट करना। तो इंप्लांटेशन एम्ब्रियो का कहां होता है, ये सब लोग जानते हैं दोस्तों कि ये होता है यूटेरस में। फीमेल का जो यूटेरस होता है वहीं पे इंप्लांटेशन ऑफ फीटस होता है और वहीं पे बच्चा ग्रो होता है 9 मंथ तक, ठीक है। नेक्स्ट, इन ह्यूमंस स्पर्म प्रोडक्शन अकर्स इन द ऑर्गन डैश। ह्यूमंस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन कहां होता है, टेस्टिस में होता है, स्क्रोटम में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ओवरीज। तो ओवरीज तो भाई मेल के अंदर होता ही नहीं है, तो स्पर्म की तो बात नहीं, क्योंकि स्पर्म की बात हो रही है, तो स्पर्म मेल में होता है, आदमी में स्पर्म होता है ना, तो ओवरीज तो आएगा नहीं। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये आपका फ्लूइड प्रोवाइड करता है स्मूथनेस के लिए। स्क्रोटम एक थैली है, ये तो है ही नहीं, तो आपका सही जवाब है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म जो है वो बनता है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट,
प्रेग्नेंट मदर सप्लाइज नरिशमेंट टू हर फीटस, जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसके अंदर बच्चा होता है वंब के अंदर, तो जो भी मदर खाती है उसका सम व्हाट न्यूट्रिएंट्स एक बेबी के अंदर भी जाता है विद द हेल्प ऑफ ए पाइपलाइन स्ट्रक्चर जो अटैच होता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं अम्बाइलिकल कॉर्ड, लेकिन उस चीज को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, डैश ट्विन्स आर फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल एम्ब्रियो, कौन सा ऐसा ट्विन है जो एक ही एम्ब्रियो से बनता है, सिंगल एम्ब्रियो से बनता है? तो भैया सिंगल एम्ब्रियो का मतलब मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर आइडेंटिकल ट्विन्स पढ़ाया था, तो आइडेंटिकल कब होगा? जब एक ही एम्ब्रियो से बनेगा। जब दो एम्ब्रियो से बनेगा तो होपफुली वो क्या बन जाएगा? डाइजाइगोटिक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म बाय डैश डिवीजन इन द लोक्यूल्स ऑफ एंथर, तो पोलन ग्रेन्स फॉर्म होता है मियोसिस के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा, अमाइटोसिस के द्वारा या फिर बाइनरी के द्वारा। तो ये होता है दोस्तों, याद रखना आपको, मियोसिस के द्वारा, तो इसका आंसर आ जाएगा मियोसिस। पोलन ग्रेन्स फॉर्म होता है कौन से डिवीजन के कारण? मियोसिस डिवीजन इन द लोक्यूल्स ऑफ द एंथर, एंथर का जो लोक्यूल्स होता है उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, तब जाके पोलन ग्रेन्स फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय डैश सेल डिवीजन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? सीधी सी बात है भाई, असेक्सुअल में आपका माइटोटिक डिवीजन आ जाता है। असेक्सुअल में क्या आ जाता है? माइटोटिक टाइप का सेल डिवीजन, याद रखना। तो ये सभी एमसीक्यूज को आप बाय हार्ट कर लो, जैसे कि आपको पता ही है कि ये हर बार मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड करता हूं, कहीं ना कहीं बहुत सारे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूं इस बार भी कुछ ना कुछ पूछने मिल जाए और देखने मिल जाए। तो आप लोग अपने एंड से भी मेहनत करते रहना, डेफिनेटली अच्छे एग्जाम से जाएंगे बच्चा। अब इतने सारे एग्जाम बीत गए, आखिरी के 2-3 एग्जाम है, ये तो यार चुटकी बजाते निकल जाएंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं, आराम से पेपर लिख के आना, ठीक है। चलो अब इसको मूव करते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 20 वाला हो गया, 20 खत्म हो गया, 21 से स्टार्ट करेंगे। चलो 20 हो गया, 21 से क्या बोल रहा है देखो, दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में कौन सा रिप्रोडक्शन मेथड यूज होता है? तो पैरामीशियम की जब भी हम लोग बात करेंगे तो पैरामीशियम में होता है ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स होता है उसमें, तो देखो कहीं दिया ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरामीशियम में आएगा, तो ट्रांसवर्स टाइप का बाइनरी फिजन होता है, याद रखना। ट्रांसवर्स, ये हमने जब बाइनरी फिजन आपको पढ़ाया था उसी टाइम बताया था कि ट्रांसवर्स होता है, फिर एक्सट्रेड भी होता है, ठीक है ना, ये सब चीज ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट, इन मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डैश। मियोसिस में क्या होता है भाई? मियोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो बच्चा आधा हो जाता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। ये हमने ऑलरेडी इतने बार पढ़ाया हुआ है कि आपको रट्टा हो गया होगा। मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। जनरली एवरी मंथ डैश ओवम इज रिलीज इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ अल्टरनेट फ्रॉम ईच ओवरी, मतलब हर मंथ कितने ओवम रिलीज होते हैं? तो लगभग अगर मैं बात करूं हर मंथ सिर्फ एक ओवम जो है वो रिलीज होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हर महीने फीमेल्स के अंदर से एक ओवम जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है, एक एक ओवरी के बीच में से, ठीक है। डैश इज प्रेजेंट इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे, आइदर मेल रहेगा या फिर फीमेल रहेगा। तो क्या प्रेजेंट होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर? अगर मैं बात करूं तो इसमें या तो एंड्रोशियम रहेगा या तो गाइनोशियम रहेगा, ठीक है। एंड्रोशियम रहेगा या तो, दोनों तो नहीं रहेगा, ओनली गाइनोशियम भी नहीं रहेगा, ओनली एंड्रोशियम भी नहीं रहेगा, क्योंकि यूनिसेक्सुअल की बात हो रही है, तो या तो एंड्रोशियम या तो गाइनोशियम, दोनों में से कोई भी रह सकता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए केमिकल फैक्टर ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट। केमिकल फैक्टर क्या है अबायोटिक कंपोनेंट में? भाई न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स एक केमिकल फैक्टर है अबायोटिक कंपोनेंट का, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अबायोटिक फैक्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड अबायोटिक फैक्टर का बताओ, अबायोटिक फैक्टर का ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की बात होगी तो आयरन तो नहीं आएगा, सोडियम नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो प्रोटीन ही आएगा, प्रोटीन की ही बात होगी हमेशा। तो प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है अबायोटिक कंपोनेंट का, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ एमसीक्यू है, इसको भी ले लो स्क्रीनशॉट और हम फिर आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ही ईजी है। अगर आपने पूरे चैप्टर्स को पढ़ लिए हैं, कंसेप्ट समझ लिया है, तो ये सब चीजें आप लोग को बहुत ईजी लग रहा होगा, ठीक है। कितना हो गया? 26 हो गया था, अब 27 आ गया। चलो देखो इसको, 27 वाले को देखो, ध्यान से देखना बच्चा, अगेन मैं बता रहा हूं, डैश इज अ रेयर स्पीसीज। इसमें से रेयर स्पीसीज कौन सा है? तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अलग अलग टाइप के स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मस्क डियर जो है ये आपका एक रेयर स्पीसीज है, मस्क डियर एक रेयर स्पीसीज है। बाकी जायंट स्क्विरल जो है इनडिटरमिनेट स्पीसीज है। टाइगर लायन जो था वो आपका वल्नरेबल स्पीसीज था। लेसर फॉरिकन जो है आपका वो कौन सा एंडेंजर्ड स्पीसीज था। तो ऐसे कई सारे स्पीसीज है जो हमने पूरा पढ़ाया हुआ है, तो सबके एग्जाम्पल मैंने याद करवाए थे आपको, तो उम्मीद करता हूं मस्क डियर आपको याद रह गया होगा कि मस्क डियर इज अ रेयर स्पीसीज। डैश इज ए इनडिटरमिनेट स्पीसीज, इनडिटरमिनेट वर्ड दिख गया तो लिख देना चुपचाप जायंट स्क्विरल यानी शेखरू, ठीक है। नेक्स्ट, अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड डैश स्पीसीज। तो अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी, कभी भी ये वर्ड अगर आपको दिखता है तो हमेशा याद रखना दोस्तों, अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी इज नथिंग बट द जेनेटिक
डाइवर्सिटी, अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज, सेम स्पेसीज के बीच में आता है। तो सेम स्पेसीज कब होंगे? जब उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम होंगे, यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, इन मॉडर्न सिविलाइजेशन डैश हैज बिकम ए प्राइमरी नीड, हमारे लिए प्राइमरी नीड क्या है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, तीनों है, एनर्जी भी है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होता तो हम लोग चारों लिख देते, लेकिन हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? एनर्जी। क्योंकि अगर हमारे पास फूड एक टाइम पे 3 दिन तक नहीं रहेगा, फिर भी हम 3 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। क्लॉथ और शेल्टर तो ऑप्शनल है, पहले तो लोग जब स्टोनेज मैन हुआ करते थे तो नंगे ही घूमते थे, है कि नहीं? लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने सभ्यता सीखी, कल्चर्स बनाए, तब जाके ये क्लोथिंग एंड शेल्टर आया। छत होनी चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी नीड है एनर्जी, फूड, एनर्जी। नेक्स्ट, मोस्ट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स किसके ऊपर चलते हैं? इलेक्ट्रो इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही आपका जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी बना पाता है, बिकॉज उसमें कंडक्टर एंड मैग्नेट्स आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में घूमते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ इंड्यूस होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो याद रखना, जब भी कोई इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का आपको कंसेप्ट पूछेगा, प्रिंसिपल पूछेगा, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल को किसने निकाला था? माइकल फैराडे। याद रखना, क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? नहीं लिया तो ले लो, पहले साइड हट रहा हूं। चलो ले लिया, अब बढ़ता हूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया हमारा 31 क्वेश्चन कंप्लीट। अभी तो आधे पड़ाव पे पहुंचे, 32 आ गया। 32 देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट। देखो जो क्वेश्चन अभी बोल रहा था वो आ भी गया। तो कौन से साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बनाया था? माइकल फैराडे। दिस इज योर आंसर। कितना इजी है। नेक्स्ट, इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी डैश इज यूज्ड टू रोटेट द जनरेटर। जनरेटर को घुमाने के लिए एक ही मशीन लगता है, जो कि है टरबाइन। तो कहीं पे ऑप्शन में टरबाइन दिख रहा है। अब देखो 3 टरबाइन है, तो कौन सा टरबाइन होता है? न्यूक्लियर एनर्जी की जब भी बात होगी बच्चा, तो कौन सा टरबाइन की बात होगी? हमेशा याद रखना, न्यूक्लियर जब भी आता है तो न्यूक्लियर से पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है, यानी स्टीम बनाया जाता है, फिर स्टीम से टरबाइन घूमती है, स्टीम टरबाइन। याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। थर्मल पावर प्लांट में भी स्टीम टरबाइन होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी स्टीम टरबाइन होता है। वाटर टरबाइन किसमें होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले में। एयर टरबाइन विंड एनर्जी वाले में, ठीक है, समझ में आ गया। तो व्हेन ए न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन एन एटम ऑफ यूरेनियम डैश न्यूट्रॉन्स जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। कभी भी जब न्यूट्रॉन्स बम्बार्डेड होता है तो 3 न्यूट्रॉन, ये मैंने पढ़ाया था, 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो जनरेट होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर ड्राइव्स टू डैश जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर ड्राइव्स डैश। काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग वाटर में क्या करता है? टरबाइन को ड्राइव करता है, ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। तो आंसर विल बी द टरबाइन, ठीक है। नेक्स्ट, विंड टरबाइन विद द कैपेसिटी आर कमर्शियली अवेलेबल। इसमें से कौन सा ऐसा विंड टरबाइन है जो कमर्शियली अवेलेबल है? तो मैंने पढ़ाया था 1 किलोवाट से 7 किलोवाट या फिर मेगावाट तक। मेगावाट पढ़ाया था, किलोवाट पढ़ाया था? याद देखो, देखो क्या पढ़ाया था? 1 किलोवाट से 7 मेगावाट। 1 किलोवाट से 7, 1 किलोवाट से 7, 1 वाट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। 1 किलोवाट से 7 मेगावाट तक का विंड मिल जो है कमर्शियली अवेलेबल है। आप जहां जहां उसको इंस्टॉल करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन एंड बहुत सारी लोकेशन अच्छी चाहिए होती है। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है? सोलार फोटोवोल्टेइक सेल। क्या बोल रहा है? सोलार फोटोवोल्टेइक सेल कन्वर्ट करता है, देखो थोड़ा सा इसको साइड में लेता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सोलार फोटोवोल्टेइक सेल कन्वर्ट द सोलार रेडिएशन एनर्जी। सोलार एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऑप्शन में इलेक्ट्रिकल है क्या? बिल्कुल है, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि सोलार फोटोवोल्टेइक सेल यानी सोलार सेल का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम सोलार एनर्जी से जो एनर्जी है, सोलार एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, उससे कन्वर्ट कर सके और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए काम आता है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, हम मूव करेंगे फिर आगे के क्वेश्चंस की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 37 हो चुका है, 38 की बारी। ये रहा 38। अब ध्यान देना, क्या बोल रहा है? 38 क्वेश्चन पढ़ो। ए सिलिकॉन सोलार, क्या बोल रहा है? अ सिलिकॉन सोलार सेल ऑफ डायमेंशन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जनरेट्स करंट ऑफ अबाउट। तो ये मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया ये आपके चैप्टर्स में ही है, चैप्टर नंबर 5 में। तो कभी भी कोई सोलार सिलिकॉन सेल, सोलार सेल होता है जिसकी डायमेंशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, वो लगभग 30 मिली एम्पियर का जो करंट है वो प्रोड्यूस कर सकता है। 30 मिली एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 30 मिली एम्पियर या 30 एम्पियर? 30 मिली एम्पियर और 30 एम्पियर में कंफ्यूजन है, मिली एम्पियर ही आएगा, ठीक है, मिली एम्पियर ही आएगा। अ सिलिकॉन सोलार सेल ऑफ डायमेंशन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जनरेट्स दैट्स पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसी चीज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से देखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना कन्वर्ट करता है? 0.5 मिलीवोल्ट, 0.5 मिलीवोल्ट। तो याद रखना कि कभी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सोलार सेल का डायमेंशन आपको दिया हुआ रहेगा तो कितना करंट प्रोड्यूस करता है? 30 मिली एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करता है और 0.5 मिलीवोल्ट का
वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। ये दो चीज आप रट्टा मार लो, याद कर लो। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन एटम्स ऑफ डैश। कौन सा एटम होता है भाई? यूरेनियम का होता है, तो यूरेनियम 236 हो जाएगा, याद रखना। ये देखो प्रीमियम दिया हुआ है, देखो मतलब ये लोग सोचते हैं कि बच्चे इतने ज्यादा डल हैं कि उनको प्रीमियम का मतलब, प्रीमियम इज नॉट एन एलिमेंट, क्रिप्टॉन बैरियम इज एलिमेंट, तो एलिमेंट का नाम होता तो कंफ्यूज भी होता। हम लोगों को वैसे भी पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम यूज होता है, ठीक है। चलो, माई बॉडी इज सॉफ्ट एंड स्लाइमी हेंस आई एम रेफर्ड एज डैश। कौन सा ऐसा फाइलम है? मोलस्का है, एकाइनोडर्माटा है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। कौन सा ऐसा है जिसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट है? तो पहली बात तो हमने पढ़ा था कि एकाइनोडर्माटा कांटा होता है इसमें, एनालिडा ये होता है अर्थवर्म सेगमेंटेड बॉडी होती है, आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट होता है, इनकी बॉडी सॉफ्ट नहीं होती। तो एक ही बच गया मोलस्का, क्योंकि मोलस्का एक सॉफ्ट होता है, जैसे स्नेल का एग्जांपल दिया था। तो ये आपके सॉफ्ट एंड स्लिमी बॉडी होती है इनके अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? डोलियोलम। तो डोलियोलम इज द करेक्ट आंसर। एक टाइप की फिश जैसी एनिमल होती है, ठीक है ना, डोलियोलम करके, तो हार्माफ्रोडाइट होता है, वो याद रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन रीजनरेट इन ब्रोकन बॉडी पार्ट। अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकता है। तो उसमें से एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि ऐसा कौन सा एनिमल है, ठीक है, तो वो स्टारफिश होता है। कौन सा? स्टारफिश। लिजर्ड वगैरह आएगा ऑप्शन में, तो याद रखना लिजर्ड लिख सकते हो, लेकिन स्टारफिश भी एक ऐसा एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहता है। तो अगर उसके कुछ पार्ट्स कट जाते हैं तो अपने बॉडी को दोबारा से उगा सकता है, रीजनरेट कर सकता है, रीजनरेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो कहां गया ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ब्लडेड, जिसको होम्योथर्म्स कहते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से हैं इसमें से? बैट है, टॉर्टॉइज है, वॉल लिजर्ड है, क्या आएगा? तो इसमें से सही जवाब आएगा बैट। बैट एक वार्म ब्लडेड एनिमल है, याद रखना। चमगादड़ जो होता है वार्म ब्लडेड, टॉर्टॉइज, वॉल लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलो ले लो स्क्रीनशॉट, साइड हटता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे बढ़ जाएंगे बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो फटाफट से नजर डालते हैं इसके ऊपर। तो ये हमारे 43 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर दिए और कुछ 40 बाकी हैं, फटाफट देख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। वार्म ब्लडेड एनिमल हो गया ना, हाँ 45 से स्टार्ट होगा यहाँ। तो 45 क्वेश्चन क्या बचा है? 45th क्वेश्चन, गिवन दैट माय बॉडी इज डैश शेप टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस। जैसे फिश होती है उसकी बॉडी क्या होती है? स्पिंडल शेप होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा स्पिंडल शेप, ताकि पानी को काट के जा सके, वाटर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर सके। तो बोट जैसा स्ट्रीम लाइंड होता है, तो स्पिंडल शेप बोलते हैं। नेक्स्ट, डैश एनिमल इज कॉल्ड एज द फ्रेंड ऑफ फार्मर। ये तो बच्चा बताएगा, अर्थवर्म इज कॉल्ड एज द फ्रेंड ऑफ फार्मर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज ए हार्ड कैल्सरस शेल। उनकी जो शेल होती है काफी मजबूत होती है, कैल्सरस होती है। तो कौन सा ऐसा है? तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो है नीरी, शार्क, बाइवॉल्व और हर्डमेनिया। तो हमेशा याद रखना कि जो बाइवॉल्व होता है ये आपका, इसके ऊपर एक शेल होता है जिसको हम लोग कैल्सरस शेल बोलते हैं। तो बाइवॉल्व के ऊपर होता है कैल्सरस शेल, जो कि उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया। अब आ गया अगला क्वेश्चन, ध्यान देना। डैश एसिड इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। विटामिन बनाने के लिए इसमें से कौन सा एसिड जो होता है वो यूज किया जाता है? तो लैक्टिक एसिड जो होता है, जो इसमें भी दही में भी पाया जाता है, योगर्ट में पाया जाता है, उसका इस्तेमाल विटामिन के प्रोडक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाउअडेज डैश आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड द ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री। ठीक है, तो ट्रीटमेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? डायरिया वगैरह को या फिर उसको, तो क्या यूज किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोबायोटिक्स। जैसे कि आपके पेट खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है वो प्रोबायोटिक ड्रिंक आता है, याकुल्ट नाम का आता है, आजकल तो हर जगह मिल जाता है। तो हम लोग भी लाते हैं, महीने में एक बार याकुल्ट का एक बोतल पी लो, आपका इंटेस्टाइन्स के अंदर जो भी अच्छे बैक्टीरिया है उसको रखेगा, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करेगा, यानी कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम को भी बेटर करेगा और डायरिया वगैरह होने के चांस को कम करेगा। तो इसका सही जवाब आ जाएगा प्रोबायोटिक्स, याद रखना, सही जवाब इज द प्रोबायोटिक्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थे कुछ एमसीक्यूज, इसके भी स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ जाएंगे, ले लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 49 हो चुका है, 50 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। ठीक है, देखो लास्ट के कुछ है, देख लेते हैं फटाफट से। क्या बोल रहा है? योगर्ट इज ए मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डैश। योगर्ट यानी दही, दही में कौन सा बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है? तो उसमें होता है लैक्टोबैसिला। ये इतने बार पढ़ा दिया हूं कि आपको याद भी हो गया होगा, लैक्टोबैसिला ही होता है। करेक्ट है, लैक्टोबैसिला ही आपके लैक्टोज, दूध में जो लैक्टोज होते हैं उसको कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। करेक्ट। डैश इज ए पावरफुल एंटीबायोटिक अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इसको भी इतने बार पढ़ा दिया कि आपको याद आ गया। ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने के लिए राइफामाइसिन नाम का एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज इन द कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री। बेकरी, ये जो बनाते हैं हम लोग, केक्स बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, पाव बनाते हैं, उसमें डाला जाता है ईस्ट। तो कंप्रेस्ड ईस्ट इज यूज इन द कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग दैट रोल्स एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर। मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिफिशियल स्वीटनर, स्वीटनेस कौन प्रोवाइड करता है? xylitol। कहां है xylitol? ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, xylitol नाम का एक आपका
स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो हर चीज में मिठास डालता है, जैसे कोई भी जूस वाले होते हैं ना, वो एक बूंद डाल दिया मीठा हो गया, वो चीज वही ये चीज रहता है। एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ सेल विच आर ऑलमोस्ट अलाइक, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज डैश। तो इसको बोलते हैं स्टेम सेल्स। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट स्टेज में होता है और धीरे धीरे करके हर चीज उसी सेल से बनती है, तो वो आपका स्टेम सेल होता है, याद रखना। सबसे पहला ओरिजिनल सेल स्टेम सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, इसको थोड़ा और, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या चीज चाहिए होता है, ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए रेसिपिएंट का, डिसीज ऑफ डोनर का पता होना चाहिए, एज ऑफ डोनर, ऑल ऑफ द। तो मेरे हिसाब से हर एक चीज आएगा, ऑल ऑफ द अबव आएगा, यानी कि उसके हम, जैसे मैंने भी एक बार ब्लड डोनेट किया था, तो कभी भी आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हो, वैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज वेरी डिफरेंट थिंग, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पहचान में ऐसे हैं जिन्होंने अपने ही बच्चों को, मतलब जैसे एक मेरे बहुत खास मैं मानता हूं उनको, ये काफी बड़े हैं मेरे से, मैं उनको सर बोलता हूं, तो उनके बच्चे का किडनी का प्रॉब्लम हो गया था, किडनी फेल कर गई दोनों, तो उन्होंने अपना किडनी ट्रांसप्लांट किया है। तो बहुत बड़ा वो चीज़ है, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि अपने लाइफ का आधा हिस्सा, क्योंकि किडनी इंसान लगभग 15-20 साल ही जी पाता है, 20-25 साल ही जी पाता है अगर वो हेल्दी रहा तो अपना एक किडनी निकाल के उन्होंने उसको दिया ट्रांसप्लांटेशन में। तो बहुत चीज़ें मायने रखती है, तो उसमें ब्लड ग्रुप मैच करना, कोई डिसीज तो नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, एज वगैरह सब चीज़ मैटर करता है, इसके लिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया 55 तक हमने कंप्लीट कर दिया, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 55 तक हो गया, 56 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो इसको नीचे ले लेता हूं, चलो स्टार्ट करो। 56 से क्या बोल रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ डैश इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। क्या जरूरत होता है, अवेलेबिलिटी क्या होना चाहिए भाई, अगर डॉक्टर, क्लिनिक, डोनर, एम्बुलेंस, क्या चीज जरूरी है भाई, डोनर मिलेगा तभी तो ट्रांसप्लांटेशन करोगे, तो डोनर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। डॉक्टर तो फिर भी आ जाएगा, क्लिनिक तो मिल जाएगा, एम्बुलेंस भी मिल जाएगा, लेकिन अगर डोनर ही नहीं है, जैसे मान लो मुझे किडनी चाहिए थी, अगर कोई देने वाला ही नहीं है तो मैं कैसे ट्रांसप्लांटेशन करूंगा, तो डोनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द डिसीज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जब भी कोई उससे रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो उस वो बीमारी को क्या कहते हैं, तो याद रखना कि जब शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो आपके अंदर शुगर कंट्रोल करने के लिए कोई मेथड नहीं होता है, तो शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन नाम का हार्मोन। और याद रखना इंसुलिन डायबिटीज, शुगर मतलब डायबिटीज जो है, ये इससे रिलेटेड होता है, याद रखना। ट्रांसजेनिक रॉ पोटैटो जनरेट द इम्यूनिटी अगेंस्ट द डैश डिसीज। ट्रांसजेनिक रॉ पोटैटो जो होता है, आपका एक डिसीज है जिसको बोलते हैं कॉलेरा, उससे आपके अंदर एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो याद रखना ट्रांसजेनिक रॉ पोटैटो आया तो कॉलेरा नाम याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश हैव वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द यूएसए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन यूएसए में जो था वो डॉक्टर नॉर्मन ने किया था, तो क्या नाम है, पूरा नाम क्या है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था यूएसए के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मेथड्स लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट आर मेनली यूज फॉर डैश। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात कर लो या फिर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन की बात कर लो, ये आपका क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑफ इनफर्टाइल वुमेन, पेट एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, कोई नहीं, एनिमल हस्बेंड्री के लिए किया जाता है। एनिमल्स के केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है और या फिर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द रिवॉल्यूशनरी इवेंट इन द बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर क्लोनिंग। क्लोनिंग के बाद एक बहुत ही क्रांतिकारी चीज, रिवॉल्यूशनरी चीज जो बायोटेक्नोलॉजी में हुई थी वो क्या थी, तो वो थी दोस्तों आपके लिए स्टेम सेल का रिसर्च। तो स्टेम सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि हर एक चीज, हर टाइप के सेल्स टिश्यू उसी से बनते हैं, तो स्टेम सेल रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी इवेंट था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलो आखिरी पड़ाव पे हम लोग बढ़ जाते हैं दोस्तों, लास्ट पड़ाव, फटाफट से चलो अगले कुछ इंपॉर्टेंट 10, 15, 20 क्वेश्चन और है, उसको हम लोग देखते हैं और ये पूरा जो लेक्चर वीडियो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपका लगभग अगर आप देखोगे तो हाफ एन आवर अभी कंप्लीट हुआ है, हार्डली 10 to 15 मिनट्स और आपका ये चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बने रहो हमारे साथ, फटाफट से करते हैं कंप्लीट आने वाली चीजों में भी। ठीक है, 61 हो चुका है, अब जाएंगे हम लोग 62 के ऊपर। चलो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान देना, क्वेश्चंस क्या पूछे हैं थोड़ा ध्यान देना। क्या बोल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड द टॉक्सिन विच इज फेटल फॉर डैश was produced in the leaves and balls of cotton. Balls of cotton, balls दिख गया, ball worm, balls of cotton, ball worm, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल डैश स्टार्ट फ्रॉम 14th डे ऑफ कंसेप्शन। कौन सा सेल है, क्या करता है, ग्रोथ करता है, डिफरेंशिएशन करता है, डेवलपमेंट करता है, डिवीजन करता है। तो 14 दिन जैसे ही बीत जाता है तो सेल डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द डे ऑफ कंसेप्शन।
नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनकरेज डैश फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी बाय लॉन्चिंग द प्रोग्राम NKM16। तो इसमें क्या प्रोड्यूस करता है, मतलब क्या एनकरेज करता है, तो वो करता है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर यानी कि तो आपकी जो भी आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको प्रमोट करता है, ठीक है, एक्वाकल्चर। डैश आर प्रेजेंट इन द अम्बाइलिकल कॉर्ड बाय विच द फीटस इज जॉइंट टू द यूटेरस ऑफ द मदर। इसमें से कौन सा ऐसा चीज होता है जो कनेक्टेड होता है, तो ये भी चीज ऑलरेडी बता चुका हूं कि हर चीज स्टेम सेल से जुड़ी हुई होती है और स्टेम सेल्स ही कहीं ना कहीं आपका जो बेसिक ऑर्गेन फॉर्मेशन जो होता है वो करता है किसी भी फीटस के अंदर, बेबी जो होता है उसके अंदर, मदर के अंदर, यूटेरस ऑफ द मदर के अंदर, याद रखना। तो स्टेम सेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिजर्वेशन स्टेम सेल सैंपल्स आर केप्ट इन डैश। स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने के लिए किस में रखा जाता है, तो उसको एकदम ठंडे माहौल में रखना पड़ता है और उसके लिए लगता है लिक्विड नाइट्रोजन। आपने कभी खाया क्या, वो बिस्किट आता है उसमें वो लोग लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं और बिस्कुट को मुंह में डालो और फूंक मारो तो ऐसा धुआं निकलता है, ऐसा लगता है कि सिगरेट पी रहे हो, ठीक है। वो देखा है कि नहीं आपने, बहुत वायरल होता है आजकल, बहुत सारे स्टॉल्स पे, रोड के किनारे ऐसे जहां फेमस जगह होता है ना वहां पे लगते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन तुरंत चिल कर देता है, कोई चीज को ठंडा कर देता है। इसके लिए इसको कूलिंग इन्वायरमेंट देने के लिए, स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनाइल कीटोनोरिया। फिनाइल कीटोनोरिया जो है अराइजेस ड्यू टू द जेनेटिक चेंजेस इन डैश सेल। तो फिनाइल कीटोनोरिया का जब भी नाम आएगा तो लिवर का नाम याद रख लेना। फिनाइल कीटोनूरिया का नाम आएगा तो लिवर, ये याद रख लेना, लिवर में जेनेटिक चेंजेस होता है, लिवर के सेल्स में जेनेटिक चेंजेस होता है, तो फिनाइल कीटोनूरिया जो है ये प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये आ जाता है, याद रहेगा। तो ये हो गया 67 क्वेश्चंस यहां पे कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो साइड हट गया, ले लिया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 67 हो चुका है हमारा, ठीक है। 68 से चलेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो ध्यान देना अभी लास्ट के कुछ 10-15 क्वेश्चन। चलो ध्यान देना, क्या बोल रहा है, डैश ऑर्गेनिज्म इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो बायो फर्टिलाइजर के जैसा काम करता है, तो थियोबैसिलस तो नहीं हो सकता, सैक्रोमाइसिस एंटीबायोटिक है, स्केरिया भी नहीं है, तो नॉस्टॉक, आपको पता है नॉस्टॉक, अजोटोबैक्टर, ये सभी क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल कंजम्पशन मेनली अफेक्ट्स द डैश सिस्टम। भाई अल्कोहल आपके दिमाग को हिला देता है, और दिमाग हिल गया मतलब आपका नर्वस सिस्टम हिल गया, तो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है अल्कोहल, ड्रग्स, ये सभी चीज नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, याद रखना। नेक्स्ट, लाफ्टर क्लब इज ए रेमेडी टू ड्राइव अवे डैश। लाफ्टर क्लब ऐसे करते हैं ना लोग, हा 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 हंसते हैं, तो क्यों हंसते हैं, लाफ्टर क्लब क्यों करते हैं, ताकि इससे आपका स्ट्रेस जो होता है वो कम हो जाता है, तो स्ट्रेस को हटाने के लिए, दूर करने के लिए ये चीजें की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हेल्प्स टू इंप्रूव कॉन्सेंट्रेशन इन द स्टडीज। मतलब ऐसा क्या करोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन इन द स्टडीज होगा। देखो ये आपके लिए ही है, आपकी स्टडी के कॉन्सेंट्रेशन को बूस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हॉबीज, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन या फिर ईटेबल। तो यार आपका जो मर्जी वो आप खा लो, ऐसा नहीं होता, तब कुछ भी खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, तबियत खराब हो सकती है। स्पोर्ट्स हर टाइम काम नहीं करता है, हॉबीज भी ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा होता है मेडिटेशन, ध्यान देना। ऐसा हम लोग करते हैं ना, ऐसा मेडिटेशन करते हैं ना, तो दैट क्लियर्स द माइंड। एंड इवन बहुत सारे जो साधु संत हैं, ऐसे बहुत महान जो व्यक्ति रहे हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि आपको ध्यान मुद्रा करना चाहिए, जिससे आपका अंदर की जो सोल होती है वो क्लीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन्फ्लुएंस इज द स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोसल्ट्स, ठीक है। तो कौन सा इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो आपको मैं बता दूं कि टीचर्स, जैसे मैं हूं, मैं आपको कितना भी यहां से अच्छा इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन और पढ़ाई चीज करवा दूं, लेकिन 2 दिन के बाद भूल जाओगे। फादर्स जो होते हैं हमारे, वो भी कितना भी प्रवचन दे दो, लेकिन बहुत सारी चीज आप भूल जाते हैं। रिलेटिव्स तो हम सुनते ही नहीं है, लेकिन जो पीयर ग्रुप होता है, यानी हमारे जो दोस्तों का एक ग्रुप होता है, समाज जिसको हम लोग बोलते हैं, सामाजिक दबाव जो होता है, वो कहीं ना कहीं हमें गलत काम करवा देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 लोग का दोस्त का ग्रुप है, आप लोग का 4 लोग का दोस्त का ग्रुप है, उसमें से 3 लोग जो है वो स्मोक करते हैं, यानी सिगरेट्स पीते हैं, और आप नहीं करते, मान लो एग्जांपल के तौर पे, तो वो 3 दोस्त लोग आपको हमेशा चिढ़ाएंगे, अरे ये तो बच्चा है, ये तो नहीं करता। तो एक दिन आपको भी ऐसा फील होगा कि यार ये लोग मेरे को इतना चिढ़ाते हैं, बच्चा बच्चा बोलते हैं, चलो मैं भी ट्राई कर लूंगा। और जिस दिन आपने ट्राई कर लिया, उस दिन से आपको एडिक्शन लग जाएगा, फिर तो आप पीछे नहीं हट पाओगे। तो यही चीज होता है। तो पीयर ग्रुप एक सबसे अच्छा नहीं बोलूंगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बोलूंगा, सबसे ज्यादा खतरनाक बोलूंगा, ये आपका क्या होता है, एक इंफ्लुएंस होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर डैश हैज बीन चेंज्ड टू सम एक्सटेंट इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारा क्या चीज चेंज हो चुका है, हमारा पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है बच्चा। आज देखो बिना मोबाइल का रह ही नहीं सकते, जरूरी हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया हमारा। नेक्स्ट, हॉबीज लाइक डैश पेट एनिमल्स, ठीक है, हॉबीज लाइक डैश पेट एनिमल्स हेल्प टू क्रिएट द पॉजिटिव माइंडसेट। तो फीडिंग, ट्रांसफरिंग, रियरिंग, फीडिंग भी खिलाना हो गया, ठीक है ना, फॉर हॉबीज लाइक फीडिंग द पेट एनिमल्स, या फिर रियरिंग भी आप बोल सकते हो। रियरिंग मतलब
अब क्या बोल सकते हो रियरिंग को हिंदी वर्ड, देखो कभी कभी ना कुछ चीज का मतलब पता होता है लेकिन मैं बोल नहीं पाता, उसका हिंदी वर्ड नहीं निकलता है मेरे से। तो फीडिंग एंड रियरिंग दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, इसको कंफर्म कर लेना। मेरे हिसाब से फीडिंग भी आ सकता है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी आ सकता है। तो हॉबीज लाइक द फीडिंग या फिर रियरिंग, रियरिंग मतलब बोलते हैं टहलाना, लेके जाना, टहलाते हैं लोग लेके जाके, कि डॉग है किसी के घर में तो लोग ने क्या पट्टा थोड़ा बांध लिया, डॉग को ऐसा टहलाने लिया। तो रियरिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर इन दिस, तो मुझे लगता है रियरिंग आ सकता है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। लोग रियर करते हैं यानी कि पालते हैं, एक तरीके से डोमेस्टिकेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया 74th क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 हो चुका है, 75 से स्टार्ट करना है हम लोग को। चलो लास्ट के ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, लास्ट 5 क्वेश्चंस, रेडी हो जाओ दोस्तों। फिर ये पूरा एंटायर साइंस 2 का जितना भी कंटेंट था हमने प्रोवाइड कर दिया आप लोगों को। चलो क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ डैश सब्सटेंस कैन कॉज कार्सिनोजेनिक स्पेसिफिकली इन द माउथ एंड लंग्स। आप क्या बार बार खाओगे तो आपको कैंसर जैसी चीजें हो सकती है। चॉकलेट, सॉरी स्वीट, मिठाइयाँ, या फिर गर्म चीज, या फिर मसालेदार चीज, या फिर टबैको। तो टबैको इज द आंसर भाई, टबैको खाने से ही कैंसर होता है। नेक्स्ट, एल्कोहल पर्सन लैक्स द डैश थिंकिंग। एल्कोहल जो पर्सन होता है, मतलब जो एल्कोहल ज्यादा पीता है दोस्तों, वो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आती है। एक तो पहली बात तो स्पिरिचुअल भी नहीं सोचेगा, यूनिवर्सल भी नहीं सोचेगा, स्ट्रेट भी नहीं, रैशनल थिंकिंग नहीं करेगा वो, याद रखना। डैश में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन बहुत ज्यादा यूज करोगे तो उससे आपका बहुत ज्यादा क्या होने लगता है, हेडेक भी होने लगता है, आपकी देखने और सुनने की शक्ति भी कम होती है, जॉइंट पेन्स भी होता है। यस होता है, जॉइंट पेन्स भी होता है, एक ही जगह पड़े रहो, खेलते रहो गेम, जॉइंट पेन होएगा। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्कर इज प्रोड्यूस फ्रॉम डैश। लिक्कर जो होता है यानी कि जो अल्कोहल होती है उसको लिक्कर बोलते हैं इन शॉर्ट। तो वो किससे प्रोड्यूस किया जाता है, अल्कोहल से प्रोड्यूस किया जाता है, याद रखना, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सलाम मुंबई फाउंडेशन रन्स प्रोग्राम फॉर द डैश इन द स्लम एरिया। तो बच्चों के लिए करता है, और बच्चों के क्या करने के लिए, टबैको के लिए, साइबर क्राइम के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए नहीं, बच्चों के एजुकेशन के लिए करता है सलाम मुंबई फाउंडेशन। तो ये इतने सारे एमसीक्यूज थे, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ले लिया। तो दोस्तों इसी के साथ ये पूरा का पूरा एंटायर एमसीक्यूज हमने कंप्लीट करा दिया ऑफ ऑल द चैप्टर्स। और उम्मीद करता हूं इन्हीं में से कुछ एमसीक्यूज आपके एग्जाम में, जो 5 एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1A में जो पूछे जाते हैं वो पूछा जाएगा, उम्मीद करता हूं। लेकिन आप लोग भी अपने एंड से और मेहनत करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो इसी के साथ ये जर्नी साइंस 2 की भी हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपने हमारे साथ बहुत ज्यादा मजा किया होगा, एंजॉय किया होगा पूरा साल भर भी। और इतने जो ये 1 दिन 2 दिन का जो गैप था, इसमें इतना कंटिन्यूअसली आपके लिए हार्डवर्क करके इतना सारे वीडियोस बनाए, लाइव एलएमआर लिया। उम्मीद करता हूं ये सब चीज आपको हेल्प करेगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से अपनी राय और सजेशंस हमें कमेंट करना, अच्छा पॉजिटिव कमेंट करो, हमें भी अच्छा लगता है। और कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, रिलेटिव्स है, उन सभी को शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई आने वाले टाइम में वीडियोस की अपलोड होगी तो वो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।